अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में दो तीन ख़बरें हैं और तीनों ख़बरें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। सियासी मौज़ूआत तो हम अक्सर डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ इंसानी बका के मसले हैं जो आजकल पाकिस्तान को दरपेश हैं। कभी महंगाई बेरोज़गारी की बात करते हैं, गुर्बत की बात करते हैं, क़ुव्वत इस्तिताअत से बाहर हो चुकी हैं अशियाए ज़रूरिया, उसका जिक्र करते हैं। आज एक वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है और पिछले कुछ सालों में हम पाकिस्तान में इसका तज़किरा तो करते हैं, लेकिन उसको हल करने के लिए, उसके सद्देबाब के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए प्रॉब्लम को हम प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहे, वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट ये कहती है कि 40% स्टंटेड ग्रोथ है पाकिस्तान में। 40% बच्चे ऐसे हैं जो सही नशोनुमा उनकी नहीं हो पाती। क्यों? मैल न्यूट्रिशन की वजह से। 55% ऐसे बच्चे हैं, 45% ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ की बुनियादी रीज़न मैल न्यूट्रिशन खुराक है या कम खुराक है। और ये जो स्टंटेड ग्रोथ का 40% का नंबर है, ये इसी स्टडी के अंदर जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने स्टडीज़ को कंडक्ट किया है उनसे आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछें तो वो कहते हैं कि इट गोज़ अप टू 55%। पाकिस्तान के आधे बच्चे इस वक्त खुराक की कमी का शिकार हैं, जिसकी वजह से उनकी सही नशोनुमा नहीं हो सकती। तो हम पाकिस्तान में एक ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो अगले 20-25 सालों में आधी से ज़्यादा वो नस्ल हमारी जो आइंदा जिसने पाकिस्तान चलाना है। बुढ़े बाबे 50-60 साल वाले बिल्कुल अपनी आखिरी इनिंग्स पे होते हैं, जाने का वक्त करीब होता है। अल्लाह ताला ने अगर 5-10 साल दिए हैं तो गनीमत है। वो बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल तामीर करना है, उनमें से हाफ ऑफ देम वो इस वक्त स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। क्या ये आंखें खोलने के लिए, गौर व फिक्र के लिए, मनसूबा बंदी के लिए ये वक्त नहीं है कि हम सोचें कि इस 50% जनरेशन को जो खुराक की कमी के सबब कल या मर जाएगी या बीमार हो जाएगी या इस काबिल नहीं होगी कि पाकिस्तान को आगे लेकर आगे चल सके, उसके मसाइल को एड्रेस करें। सूबा सिंध के बाज़ अज़ला के अंदर हर 3 में से 2 बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। ऑन एवरेज 2 में से 1 बच्चा पूरे पाकिस्तान में इस वक्त स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। तो और क्या चीज़ चाहिए आपको आंखें खोलने के लिए? हमारे जितने अरबाब इख्तियार हैं, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, कोई चीफ़ जस्टिस है, कोई आर्मी चीफ़ है, कोई निगरान वज़ीर आज़म है, सब के लिए सबसे बड़ा मसला ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस वक्त हमने कंप्रोमाइज़ कर दिया है। ये रिपोर्ट ज़ाहिर करती है। अगर ये नहीं ज़ाहिर करती तो फिर हमें अपनी अक्लों पे मातम करना चाहिए, रोना चाहिए अगर ये चीज़ हम समझ नहीं सकते तो। दूसरा इशू पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन। जितने हमले पाकिस्तान में साल एक में शुरू हो चुके हैं दोबारा 9/11 के बाद या जो नेशनल एक्शन प्लान के बाद हमने कार्रवाइयाँ की, ज़रबे अज़ब ऑपरेशन लॉन्च किया, उसके बाद जो 1 साल 1.5 साल पिछले में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है वो एक ऐसी लहर है कि अगर अभी से उसके ऊपर तलवार लेकर आप खड़े नहीं होते और उसकी कमर नहीं तोड़ते तो वो दोबारा एक उतना उससे भी ज़्यादा भयानक सूरत हाल होगी जो हमने ज़रब अज़ब के ज़रिए जिसको ख़त्म किया था। तो आज एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। उस एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर 2-3 बहुत अहम फ़ैसले हैं और उन अहम फ़ैसलों के अमल दरामद के लिए फ़ौज को कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा। एक ये है कि गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में अफ़गान या दूसरे कोई भी नेशनल गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है, उनके लिए 1 नवंबर की डेड लाइन है। उसके बाद उनको पाकिस्तान से बाहर फेंका जाएगा। अब मसला ये है कि अफ़गानों ने यहाँ जाली शनाख्ती कार्ड भी, जाली पासपोर्ट भी बनाए हुए हैं और पाकिस्तान में जायदादें भी खरीदी हुई हैं। इस्लामाबाद में काफ़ी जो प्राइम प्रॉपर्टीज़ है उनकी मलकियत अफ़गानों के पास बताई जाती है, कराची में भी ऐसे ही है। अब इस चीज़ का ख़ात्मा करने के लिए फ़ौज को ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले तो सवाल यह है कि ये सारा कुछ हुआ कैसे? क्या उस वक्त आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी? मेरा ख्याल है कि पट्टी बंधी हुई थी और वो सिर्फ सिविलियन की आंखों पे पट्टी नहीं थी बंधी हुई, बल्कि हमारी एजेंसियों के लोगों पे भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों पे भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। बाज़ अफ़गान मारे जाते थे तो पता चलता था कि उनके पास से जो ID कार्ड निकला पाकिस्तानी था। वो कैसे निकलता था? क्योंकि नादरा के अंदर अब एक जनरल साहब को उसका हेड लगाया गया, लेकिन पहले भी मिलिट्री के लोग नादरा के अंदर मौजूद हैं। कई ब्रिगेडियर काम करते होंगे, कई कर्नल काम करते होंगे। तो ये जो अफ़गान तालिबान लीडर्स को पाकिस्तानी ID कार्ड जारी किए थे वो मैंने जारी नहीं थे किए, तो जिन्होंने जारी किए थे एटलीस्ट उनको अकाउंटेबल ठहराएं। अब अगर वो मिलियंस ऑफ अफ़गान हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी सरज़मीन पर हैं या दूसरे नेशनल भी मौजूद होंगे, उनको उठाकर बाहर फेंकना, इस फ़ौज को ये काम करना पड़ेगा। ये सिविलियन कोई नहीं कर सकता। मुनज़्ज़म तरीके से आपको कॉम्बिंग करनी पड़ेगी। जैसे वो कॉम्बिंग ऑपरेशन आपने टेररिज्म के ख़िलाफ़ किए थे ना, ये भी कॉम्बिंग ऑपरेशन करने पड़ेंगे। फिर साथ जो स्मगलिंग वाला इशू है उसको भी दोबारा आज डिस्कस किया गया एपेक्स कमेटी के इजलास में।
स्मगलिंग भी जब तक बॉर्डर सिक्योर नहीं आप करेंगे, स्मगलिंग आप नहीं रोक सकते। और इसको बॉर्डर सिक्योर करने की ज़िम्मेदारी दोबारा फ़ौज और सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर आएगी। उसके लिए भी पहले ज़रूरी है कि 10 साल जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी या जो इसमें मुलव्वस थे, कल हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो निगरान है उन्होंने कहा है कि कोर्ट मार्शल होगा, तो कोर्ट मार्शल का कोई 4 हफ्तों में रिज़ल्ट दिखाइए, 4-6 बंदे टांगिए, उसके बाद इंशाल्लाह ताला कोई स्मगलिंग करने की आइंदा से हिम्मत नहीं करेगा। जिसने जायदादें बनाई हैं अपने नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से ज़ायद, उनकी जायदादें ना सिर्फ ज़ब्त करिए बल्कि कौम को उनके नामों की तशहीर करिए और जायदाद की तफसील बताइए। देखिए कि ये कौम जो है आइंदा से कैसे सुधर रही। 6 महीने में सीधा हो जाएगा सारा काम। तो कुछ काम हम कर लें तो इंशाल्लाह आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मामलात भी हैं, वो भी प्रोग्राम में आगे चल के डिस्कस करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं और गुफ्तगू का। स्टूडियोज़ में हमारे साथ आज मेहमान शख्सियात में बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, शुएब शाहीन साहब हैं तर्जमान PTI के, और कमर ज़मान कायरा साहब हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कायरा साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ प्रोग्राम का। गुर्बत, महंगाई बेशुमार प्रोग्राम किए हैं, लेकिन ये आज स्टंटेड ग्रोथ वाली रिपोर्ट पढ़ के तो मुझे लगा है कि हम तो पाकिस्तान को, वो कहते हैं ना, जड़ें काट रहे हैं नीचे से कि ज़्यादा देर बरकरार ना रह पाए। वो हरकत हम कर रहे हैं। मैं ज़िम्मेदार हूँ, आप ज़िम्मेदार हैं, हम सब ज़िम्मेदार हैं। शुक्रिया नदीम साहब। जब हम ये बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को सही तरह खुराक नहीं दे रहे, हम उनको तालीम नहीं दे रहे, हम उनको सेहत की सहूलतें फराहम नहीं कर रहे, तो हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ गुर्बत की लकीर से नीचे आधी आबादी या यादे के करीब है, और जहाँ पे आप $2 या $3 a डे कमा रहे हो और आप अपना घर चलाना चाह रहे हो, तो उस घर में से कितनी आला किस्म की खुराक आप फराहम कर पा सकते हैं अपने बच्चों को, कितनी बेहतर उनको तालीम दे सकते हैं, ये उसी के शाखसाने हैं। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? कोई एक फ़र्द नहीं है, कोई एक जमात, कोई एक हुक्मरानी नहीं है। ओवरऑल पाकिस्तान का हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो ज़िम्मेदार रहा है आज तक। अगर हम आज समझते हैं कि हमें नंबर 1 पाकिस्तान की मईशत को आगे रखना चाहिए, पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर, ये सारा कुछ करने के लिए, अपने बच्चों को तालीम, सेहत, ये सब कुछ देने के लिए यू नीड मनी। पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को ठीक करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए यू नीड मनी। ये सब कुछ करने के लिए आपको पहले पॉलिसियाँ तो बन जाएंगी, आप पॉलिसियाँ मुस्तार भी ले सकते हैं। आप दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की राय लेके पॉलिसियाँ तैयार कर सकते हैं, लेकिन उन पॉलिसियों को चलाने के लिए जो मैकेनिज़्म आपको चाहिए वो आपका अपना है, वो मशीन है। अब उसके लिए हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। मैं किसी एक को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता, हम एक दूसरे पे मडस्लिंगिंग कर लेते हैं। ये तसलसल से हमारे निज़ाम की पैदावार है। हमारे यहाँ बहुत दौलत दुनिया की तरफ बनी है बेशुमार, और उस दौलत की तकसीम का निज़ाम बहुत ख़राब है। आज दुनिया भी इसका शिकार है, हम उसका बड़ा शिकार है। और फिर सियासी जमातें, सियासी हुकूमतें, और उनके साथ ये जो हाइब्रिड हो या नॉन हाइब्रिड हो, ये सारे के सारे हम उसी के शाखसान हैं। अच्छा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, 2.25 करोड़ बच्चा आपका आउट ऑफ स्कूल गोइंग जो एज का है, और हाफ ऑफ द चिल्ड्रन स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हो, तो मेरा तो ख्याल है कि हमें सारों को शर्म से मर जाना चाहिए कि हम इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो अच्छा हुआ कि आज आपने बजाय इसके कि हम आपस में छोटे छोटे मामलात पे नोक झोंक करें, तो आपने मुल्क के संजीदा मसलों की तरफ बात की है। ये स्टंटेड ग्रोथ चाहे सिर्फ बच्चों की नहीं है, हमारी पूरी कौम की ग्रोथ स्टंटेड है। या हम अगर टॉयनबी वगैरह की इस्तिलाहात ले लें तो हम अरेस्टेड सिविलाइजेशन में हैं। ये बच्चे, मैंने सिंध में नौकरी भी की है, हमने देखा है बिल्कुल ऐसा है, और इससे ज़्यादा है। देरा गाजी खान में चंद साल पहले तक लोग गारों में रहते थे, ये भी वहीं के हैं, मैं वहाँ नौकरी करता था। वहाँ लोग गिनी बर्म आज भी होता है, इसलिए कि लोग पानी गंदा पीते हैं। ये पंजाब में, कुजाग के थर और कुजाग के बलूचिस्तान। इशू ये है कि जैसे कारा साहब ने कहा कि इन तमाम कामों के लिए कि तालीम अच्छी हो, स्कूल अच्छे हो, फूड अच्छा हो, आपको 2 काम चाहिए। ए पैसा, वसाइल, और प्रॉपर मशीनरी दोनों नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? पैसे पैदा दरख्तों से नहीं लगते ना, पैदा करने पड़ते हैं। आपका इकनॉमिक मॉडल 47 ऑनवर्ड ही गलत है। 50s और 60s में आपने हार्वर्ड का पापनिक मॉडल बनाया, आपने कहा कि गरीबों को मारो, अमीरों को मोटा करो, उनसे पैसे बचेंगे सरप्लस, वो ट्रिकल डाउन होके होगा। उसका अंजाम क्या हुआ? 22 ख़ानदान बने, ईस्ट पाकिस्तान बना,
और उसके बाद उस रद्द-ए-अमल हमने किया, वो हमने नेशनलाइजेशन की और उसके बाद कभी प्राइवेटाइजेशन। जो अवेलेबल थे टाइम, गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ नहीं बन सकती थी, इसलिए गवर्नमेंट का मैं आज खुले कहना चाहता हूँ 80% टाइम अपनी जान बचाने में लगता है मुख्तलिफ तबक़ात से। फिर जो पैसे मिलते थे वो कहीं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज गलत हुई। पहले वेस्ट पाकिस्तान के 4 ज़िलों में, फिर वेस्ट पाकिस्तान जब बन गया ये पाकिस्तान, सेंट्रल पंजाब, कराची, बस यहाँ और बाकी, तो गोया कि हमारी इकनॉमिक पॉलिसी आज तक वैसे ही है कि पैसा जनरेट ही नहीं होता। काटन फैसला मुल्तान में पैदा होती है, बिकती जो है वो बांग्लादेश में है। हमारी मुल्क की पूरी 2018 में $24 बिलियन एक्सपोर्ट थी, उनकी काटन टेक्सटाइल की 24 थी। तो पहले पैसा नहीं हमारे पास बच्चों पे लगाने के लिए, और दूसरा जो सिविल सर्विस है हमारी वो कॉलोनियल माइंडसेट है। मैं उनका हिस्सा रहा हूँ, मुझे मालूम है सर, वो इंसान को इंसान नहीं समझते। तो हमने मिल के, मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ कि हमारे पास पैसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमारी प्रायोरिटीज़ कभी भी दुरुस्त नहीं रही। हमने पिछले 10 सालों में कम से कम 2000 अरब रुपया ये मोटरवेज़ और ये जो मेट्रो जैसे शो पीस प्रोजेक्ट है इनके ऊपर सर्व किया। वो 2000 अरब से हम स्कूल बना सकते थे, हमने नहीं बनाया। मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने ये पैसे जो है तनकीद की थी कि इस्लामाबाद की वो सड़क मुशर्रफ ने GHU के लिए शानदार सड़क बनाई थी, लेकिन शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद की 2 सीटें चाहिए थी। उसने वो सड़क तोड़ के उसके अंदर से मेट्रो गुजारी, 100 अरब रुपया उसने डबो दिया। वो 100 अरब से 2 यूनिवर्सिटियाँ शानदार आउटस्टैंडिंग IT की बन सकती थी, नहीं बनाई। ये हमारे शो पीस प्रोजेक्ट हमें डबो रहे हैं। एक तरफ मेरी कौम के आधे बच्चे को खाने को रोटी ना, और हम 2000 अरब रुपया शो पीस प्रोजेक्ट पर लगा दें। नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं मलिक साहब, आप इन बच्चों को रोटी देनी है, उनकी नरिशमेंट ठीक करनी है, तरीका क्या है? उनके वालिदैन के पास पैसा आए, उनकी फैमिलीज़ की खुशहाली आए, उनकी लिविंग बेहतर हो जाए, तभी उनकी नरिशमेंट बेहतर होगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत वक्त हर बच्चे के लिए स्टाइपेंड देगी, पैसे ही थे आपके पास नहीं होते। तो ओवरऑल आपने जब तक अपने निज़ाम को दुरुस्त करके मैशत नहीं खड़ी करनी, ये मुमकिन नहीं है। ये बात आपकी दुरुस्त, आप भी जैसे इस पर कलप रहे हैं, हमें भी इस पर तकलीफ़ हो रही है, सारी दुनिया जो सुनेगी। लेकिन उनको रोज़गार, उनको रोटी, उनको बेहतर सहूलत देने के लिए उनके वालिदैन के पास उनकी ज़िंदगी तब्दील करनी है। वो वालिदैन की ज़िंदगी हम कैसे तब्दील कर रहे हैं, मैं शुएब साहब से भी इस पर सवाल करूँगा। हम कहते हैं ये जो यूटिलिटी स्टोर्स है इनके ज़रिए हम सस्ता राशन देंगे, आधा पैसा यूटिलिटी स्टोर्स का करप्शन की नज़र हो जाता है, वो हम कैश ट्रांसफ़र कर देते तो शायद वो बेहतर होता, आधा पैसा चोरी ना होता। शहबाज शरीफ कहता है आटा बड़ा महंगा है, फ्री का आटा ट्रकों पर रख के बांटना है, आधा पैसा चोरी हो गया, आधे लोग मर गए हैं उसमें, आधों के कपड़े फट गए। कैश ट्रांसफ़र वाला भी, हम सारी बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये कैश ट्रांसफ़र वाला जो इशू है ना, आपको पता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए कितने साल लगे हैं? हमने शुरू किया था 2007 में, 8 में। उसके बाद इसमें कितनी तब्दीलियां आई, कितनी इस पर मेहनत हुई, कितनी इस पर कॉम्बिंग हुई, और आज भी इसके अंदर सिर्फ बेनिफिशरीज औरतें हैं, चंद मतलब 1 करोड़ ख़ानदान है तकरीबन। लेकिन आपने ये भी देखना है कि जो अंडर नरिश्ड है वो सिर्फ वो नहीं है, उसके अलावा भी हैं। तो ये स्कैन करके आप डायरेक्ट ट्रांसफर्स कर सकते हैं, वो 5000 रुपये हैं, वो भी बहुत है। तरीकाकार जहाँ लीकेज है उसको तो रोक सकते हैं। सर ये बात दुरुस्त है, मुझे ये बताइए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में सालाना हम PIA को चलाने की खातिर 300-400 अरब साल का डबोते हैं। मलिक साहब कोई दूसरी स्टील मिल को 300 रुपया देते हैं, रेलवेज के अंदर सैकड़ों अरब रुपया डबोते हैं। क्यों डबोते हैं? मलिक साहब इसलिए जब डबोते हैं कि अगर हम किसी एक इदारे को पकड़ के प्राइवेटाइज करना चाहते हैं तो मजदूर खड़े हो जाते हैं, अदालतें खड़ी हो जाती हैं, मीडिया खड़ा हो जाता है। अच्छा, इस मामले में जो मुखालफत करता है वो दुश्मनी कर रहा है पाकिस्तान, जो भी कर रहा है आप आपके सामने। शुएब शाहीन साहब से पूछते हैं, ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर किसी जमात को सियासत नहीं करनी चाहिए, मिल के सर जोड़ के इसके ऊपर कोई हल सोचना चाहिए। हम इस वक्त पाकिस्तान में जितना टैक्स इकट्ठा करते हैं, मज़ीद पैसे बैंकों से उधार लेके सूद अदा करते हैं। ये पता नहीं आप लोगों को नंबर पता है कि नहीं, टोटल हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट की इस वक्त टैक्स की कलेक्शन है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन है। हम और कर्जा लेते हैं फिर इंटरेस्ट पे करते हैं, ऐसे तो हम पाकिस्तान ऐसे चला सकते हैं? देखिए नदीम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। पहली बात तो ये कि अगर हमारे प्रोजेक्ट भी शोबाजी के लिए बनेंगे, आप मुझे बता दें, हमने IPPs बना दिए, हमने डैम नहीं बनाए। जो हमें सस्ती तरीन बिजली मिल सकती है, पानी मिल सकता है, हमने वो नहीं किया। ये पिछले 30-40 साल के तरह सारे मंसूबे उठा लें। बदकिस्मती से कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ कैसे आए? देखें, या बादशाहत हो, या जमहूरियत हो, या डिक्टेटरशिप हो, कोई एक निज़ाम हम ये 75 साल में बना सके? कोई भी नहीं।
जो आता है हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो अपना नया डॉक्ट्राइन देता है, जो हमारी गवर्नमेंट आती है वो अपना नया पॉलिसी देती है पिछले को ख़त्म करके। हमने कोई काम ढंग से किया ही नहीं है और फिर बदकिस्मती से सियासी जमातें अपना प्रोग्राम देती हैं, उसमें बुराई नहीं है। कुछ एक मसला ये है कि लोगों को जिंदा रखना ये हर एक की पॉलिसी होती है, लोगों को पढ़ाना ये हर एक की बुनियादी पॉलिसी होती है। मैं नदीम भाई आपको बताता हूँ वजह क्या है। वजह ये है कि 1947 से लेकर आज तक आप देख लो, हमने कोई प्रॉपर लीडरशिप को आगे आने नहीं दिया जो आवाम का नुमाइंदा हो। हमने क्या किया, हमने हाइब्रिड निज़ाम को भी छोड़ दो, टेस्ट ट्यूब लेबॉरेटरी के ज़रिए लीडर पैदा किए, और जो ट्रू लीडर सामने उठ के आया या हमने उसको कत्ल कर दिया या हमने उसको कत्ल करा दिया या उसको रास्ते में हटा दिया किसी भी तरीके से। अच्छा, टेस्ट ट्यूब से हट के कौन कौन आया ये तो बताएं ना। छोड़ देना, अब आज हम पॉजिटिव तरीके से चलते हैं, आज हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाते। मैं उससे आगे जाता हूँ सर, मैं एक आधा मिनट और दे दें। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है एलीट कैप्चर। UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक 17.5 से 18 बिलियन डॉलर मुफ्त मराहत आज भी दे रहे हैं। आज जब यहाँ बच्चे के पास खाने को नहीं है, मुझे बताएं नदीम साहब, क्या आप उस 18 बिलियन डॉलर का आप आज ये बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं? आज जो चेयरमैन सेनेट ने अपनी और बाकी सेनेटर्स ने अपनी मराहत बढ़ाई, मुझे बताएं ये जस्टिफाइड है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें बढ़ा दी, ये जस्टिफाइड है? क्या आज आपने जिस अंदाज से हमारे प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर चार्टर तैयारा लेते हैं और जहां गैर ज़रूरी तौर पर जाने की ज़रूरत नहीं थी पूरा दुनिया घूमते रहते हैं, क्या इसकी ज़रूरत है? क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर रोज़ गुजरते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, रोज़ वहाँ देखते हैं जिस तरह का अंदाज़ शाहाना हम लोगों ने अपने मुल्क में कायम कर रखा है। ये तर्ज अमल है अडॉप्ट करके हम उन बच्चों के साथ ये जो कुछ सलूक कर रहे हैं ये मुमकिन है? जिसके लिए ज़रूरी है आप अपना पहले माइंड सेट तब्दील करें, ये बादशाहत के निज़ाम को ख़त्म करें, आप जिंदा सादगी पे आएँ। अब बांग्लादेश हमसे अलग होकर कैसे आगे चला गया? दी ओनली रीज़न वो 2 शख्सियात को उन्होंने सज़ाएँ दी, एक साबिक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आज वहां आपको सब लोग सीधे मिलेंगे। आज आप उनका मुल्क कहां चला गया, आपसे कैसे आगे निकल गया? वहां इन 2 चीजों से सिर्फ इस्लाह नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई, इस बात से नहीं करता। अच्छा, ये भी एक वन ऑफ द रीजंस हैं, लेकिन उसके साथ कम से कम जो वसाइल की तकसीम है। अच्छा बता दें, मुझे बताएं आज ये कैसा निज़ाम है हमारा? एक शख्स जिसके पास 1 बिलियन था 10 साल में वो तो ट्रिलियनियर हो गया, और जो शख्स गरीब है वो 2 करोड़ बंदा इस पिछले 1 साल में गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया। अगर ये हमारा निज़ाम मईशत है, ये निज़ाम इक़्तिसादियात है, ये हम सिस्टम डिलीवरी दे रहे हैं, तो फिर उसके नतीजे में क्या होगा? अभी यहाँ कोई निज़ाम इस वक्त है ही नहीं, हमें अजीबो गरीब क्योस का शिकार है। कायरा साहब इससे निकलेंगे कैसे? नदीम साहब, गुजारिश ये है, ये जो है ना हमारे हुक्मरानों को बाहर नहीं जाना चाहिए और फला नहीं करना चाहिए, वो बाहर जाके कोई सहरे नहीं करते, वो बाहर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और आप उन फोरम से पाकिस्तान का ही फ़ायदा कराते हैं। उसको सादगी से करना चाहिए, उसमें जितना मुमकिन हो। अखराजात हमारी हुक्मरानी में भी सादगी होनी चाहिए, लेकिन हमारे कोई हुक्मरान, कोई एक मुझे बता दीजिए जिसने आके दावे तो बहुत ने किए कि हम सादगी करेंगे, हम ये करेंगे, हमने भैंसे गाय भी बेची, सब कुछ किया, गाड़ियाँ भी बेची, फट हैपेंड? अल्टीमेटली हम वहीं खड़े रहे ना। सो कुछ चीज़ें वो हैं जिनको हमें एक तरफ रखते हुए ये देखने की ज़रूरत है। बिलाशुबा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर हम अपनी हुक्मरानी को सादा नहीं करते, अगर हम आइन के तहत अमल करने की कोशिश नहीं करते, अगर हम अपनी हुक्मरानी को दुरुस्त नहीं करते, वो सियासी जमातें हों, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, वो हमारे बाकी लोग हों। मैं तो बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि ग्रैंड आयला के नतीजे में बैठ के कोई आपको वे फॉरवर्ड तैयार करना पड़ेगा, वरना हम दिन ब दिन एक और उलझावे में उलझते जा रहे हैं। इसमें बेहतरी का कोई सामान नहीं। अगर आप गौर करें तो ये जो डिबेट आज हम कर रहे हैं, 10 साल पहले भी हमारी जगह बैठे लोग इसी तरह की डिबेट कर रहे थे, मोर और लेस। उस आज अगर पाकिस्तान में 40% बच्चों का अंडर नरिश्ड है तो कल उससे भी ज़्यादा थे। और अलमिया ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ जिस्मानी तौर पे नहीं मलिक साहब, ज़हनी तौर पे बहुत इन्हितात है। और हमारे जो कुछ लोग पढ़े लिखे, पहले तो हमारे तालीमी निज़ाम से अच्छे लोग पैदा नहीं हो रहे, यही हमारा एक कहता है। और जो अच्छे पैदा हो रहे हैं, क्वालिटी बेहतर हो रही है, वो फ्लाइट हो रही है, वो दुनिया में अपनी बेहतर जगह ढूंढ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसको खबरें पढ़ के खौफ आता है। वो माएँ जो बच्चों को जिन्हें दूध पिलाना है उनको खुराक मैसर नहीं है कि बच्चों को दूध पिला सकें। ऐसे ही है। बलूचिस्तान की BBC वाली रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं कि 10 से 12 साल की बच्चियां
60-60 साल के लोगों को 3 से 5 लाख रुपये लेकर उनको ब्याह रहे हैं, इसलिए कि उनके पास कुछ और नहीं है। सैलाब के बाद वो लुटे पड़े हैं, वो अपनी 10 साल की बेटी 60 साल के बूढ़े से 5 लाख रुपया लेके ब्याह देते हैं कि बाकी खानदान बच जाए। हम इसके बावजूद अल्लाह से तौबा करने पे तैयार नहीं है, अभी भी हम उसी मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे कौन भी माफ़ करे, अल्लाह से डरने वाले बंदे हमारे यहाँ नहीं रहे। हम तो अल्लाह की मखलूक से नहीं डरते। ये एक शर्म हया होती है, एक सोशल प्रेशर होता है जिसके नतीजे में लोग कानून से ज़्यादा उसका हया करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले उसका ज़्यादा दबाव था। वक्त के साथ साथ दुनिया में सोशल प्रेशर बढ़ा है, हमारे यहाँ बर्बाद हो गया है, और उसकी बेसिक वजह नदीम साहब यही है। एक ब्रेक आखिरी छोटी सी एक बात कह दूँ। देखिए, एक बड़ा सिंपल कुलिया है। आपने मुल्क के लिए तय किया है आइन, कि आइन के तहत चलना है, जमहूरी निज़ाम चलाना है, उसको चलाए बगैर कोई और रास्ता नहीं। बाकी आजमा के देख चुके हैं, उसी को चलना होगा, कोई रास्ता नहीं। इस कौम के पीरों के घरों में बच्चियों की इज्जत लुट रही है और वो मारी जा रही हैं, और वहाँ पुलिस वाला, डॉक्टर वाला, वो सारे क्लियर की रिपोर्ट देते हैं। इस कौम के जजों के घरों में बेटियों की इज्जत लुट रही है और वहाँ पे भी सारे मिलकर यही कुछ कर रहे हैं। अगर अभी भी खौफ खुदा नहीं है किसी को ना, तो फिर इस कौम के बचने का कोई और रास्ता नहीं है। हमें इज्तिमाई तौर पर कुछ अपनी इस्लाह की भी और तौबा की भी ज़रूरत है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। 2-3 स्टेटमेंट्स आपको दिखाता हूँ, फिर उसके ऊपर सवालात करते हैं। चीफ जस्टिस के सामने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला है और खुली अदालत है, लाइव टीवी के ऊपर सारी प्रोसीडिंग नज़र आती है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का एक स्टेटमेंट दिखाते हैं आपको। जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं, और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो और भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू। वहां भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात को। आप आया करें, वहां भी पिटिशन लाया करें ना। हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं करते हैं, पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मौलवी तमीजुद्दीन से शुरू करें, डोसो से शुरू करें, किससे शुरू करें, नुसरत भुट्टो की बात करें। इन्होंने तो पूरे शख्स को कह दिया तुम आइन से जो खिलवाड़ करना चाहो हम आपको दे देते हैं इख्तियार। तो ये तो क्या जजों ने नहीं हल्फ तोड़ा अपना जब उन्होंने ऐसे फैसले किए, और फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। मार्शल लॉ एक डिक्टेटर्स हो जाए या कोई और हो जाए, वो फर्द वाहिद होते हैं, वो इज्तिमाई सोच वाले नहीं होते। वो कहते हैं मैं खुद फैसला करूंगा। हमारे सामने एक सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए, लोगों के फायदे की बात है या लोगों के नुकसान की। चीफ जस्टिस के फायदे को आप छोड़ दीजिए। पाकिस्तान में जजेस और जनरल्स का अनहोली अलायंस, पाकिस्तान में जितने मार्शल लॉ लगे, पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, पाकिस्तान के अंदर जितने जत्थे बने, अगर ये सारे अपने हल्फ की पासदारी कर रहे होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। और उसमें उससे भी ज़्यादा कसूरवार वो सियासतदान हैं जो उनके कंधों पे सवार होकर हुकूमत लेने आते हैं और फिर उनकी जय जयकार करते हैं, बल्ले बल्ले करते हैं कि वाह 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 वाह। इस आर्मी चीफ के पास तो वो भी है ना, हमें तो आज तक सोच ही नहीं आई। अभी शहबाज शरीफ भी यही बातें करके गए। तो ये वो कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, बीमारियाँ हैं जो इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देती। माजरत के साथ ये बीमारियाँ जजेस के अंदर भी हैं, जर्नलों के अंदर भी हैं, और पॉलिटिशियंस के अंदर बदरजा उत्तम मौजूद है हुकूमत पाने के लिए। पुल का इफ्तिताह करते हुए भी शहबाज शरीफ जो था मौजूदा आर्मी चीफ की भी और फॉर्मर आर्मी चीफ की तारीफ़ करके गया था। तो ऐसे पॉलिटिशियन जिनका मतवाए नज़र सिर्फ बूट पॉलिश हो ना, वो पाकिस्तान को ये स्टंटेड ग्रोथ से बाहर नहीं निकाल सकता। दूसरा, आज एक इंटीरियर मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। सुनाइएगा जी, वो क्या कह रहे हैं। हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, स्टेट की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हों, वो जो भी हमारी इन्फोर्समेंट होगी, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। फैसला किया है कि 1 नवंबर ऑनवर्ड कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा, और वो सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। एक स्टेटमेंट और दिखाना चाहता हूँ आपको। मैंने अनहोली अलायंस का जजेस और जनरल का जिक्र किया था। हमारे वो पॉलिटिशियंस जो किसी गैर आइनी, गैर कानूनी, मरवजा जमहूरी असूलों के मुनाफी कोई बात करें
तो वो भी उस अनहोली अलायंस का हिस्सा होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का एक बयान है जिसको पढ़ के मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उनकी सियासत का बड़ा हिस्सा वैसा ही है जैसे शहबाज शरीफ की सियासत का हिस्सा, इस्टेब्लिशमेंट से जफ्फी डाल के वो सियासत करते आए। दिखाइएगा क्या कहा। इलेक्शन इशू नहीं है, बल्कि ये एक आम आदमी तक की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की, फ़ौज की भी, ब्यूरोक्रेसी की भी, एस्टेब्लिशमेंट की भी, कि किस तरह मुल्क को अब बरकरार रखा जा सकता है। क्योंकि मईशत अगर तबाह होती है तो फिर मुल्क जो है वो फिर अपने वजूद को बैठते हैं। इलेक्शन इशू ही नहीं है, तो अगर फ़ौज ने इस मुल्क को बचाना है तो हमें आपकी भी ज़रूरत नहीं है। माजरत चाहता हूँ, ये पता नहीं किस दुनिया की जमहूरियत में हम जिंदा हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहता नहीं हूँ आपसे सर ज़फ़रुल्लाह साहब, आप सारे लोग कसूरवार हैं। नहीं, मैं तो इनकार नहीं करता, हम तो हैं। देखिए, अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर क़ुव्वत का सरचश्मा एस्टेब्लिशमेंट है। जिस सियासतदान ने ज़िंदा रहना है, आगे आना है, वो उनसे बना के रखेगा। जजों ने हमेशा उनका साथ दिया और ऐसे ऐसे थ्योरियाँ पेश की जो लिखने वालों ने कहा कि हमने नहीं कही थी। मैं तो सलाम भी पेश करता हूँ जो जज साहब जो भी बैठे थे, काजी साहब, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि यही कुछ हुआ है। मैं भी आज बैठा था, मैं जज देख रहा था कि किसने क्या किया है। फ़खरुद्दीन इराकी एक हमारे मुल्तान के शहर गुजरे हैं, ये बहाउद्दीन ज़करिया के दामाद थे। वो जजों की किरदार के ऊपर बहुत अच्छी उन्होंने बात की है। देखो इन्होंने किया है, तमाम आइनी फ़ैसलों में 99% इन्होंने अवाम के ख़िलाफ़ वोट दिया और फ़ौज के और इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में दिया। वो कहते हैं ना कि सरे दोस्तां सलामत के तू खंजर आज़माई, कि न शवद नशीब दुश्मन के शवद शहीद तेगत। दुश्मन की किस्मत में कहाँ कि तेरी तलवार से शहीद हो, तूने हाथ में खंजर उठाया, दोस्तों का सलामत। जजों ने तो यही कुछ किया है। सियासतदानों ने भी कमी नहीं की। मैं आई डोंट वांट टू मिन्स वर्ड्स, इशू है हाउ टू गो फॉरवर्ड। इससे नीचे अब हम कहाँ जाएंगे? आप ICU में हैं, आपकी इकानमी, आपका समाज टूट चुका है, आपके जो मॉरल गार्डियन हैं वो सबसे ज़्यादा करप्ट है। ज़्यादा गिला मैं अब क्या करूं, आगे की बात करें। मेरा आज ये होगी कि सारे अक्ल करें अब, जैसा कि खुल के वो कह रहा है जज, हम भी यही कहें। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे इकट्ठे होके असल पावरफुलों के से बात करें और कहेंगे देखो एनफ है एनफ। पहले खुद सही होंगे तब आप बात इकट्ठे होंगे तो इकट्ठे होंगे। आप खुद सही नहीं, एक दूसरे नहीं इकट्ठे होंगे तो कह रहा हूँ सही हूँ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने एक कदम आगे उठाया था, उसको चार्टर ऑफ पाकिस्तान में ले जाएं, सबको बिठाएं और 4-5 चीज़ों पर इत्तफाक, इकनॉमिक पॉलिसी पे इत्तफाक हो। प्राइवेटाइजेशन होगी कि नहीं होगी? मैं आपको बताऊं, स्टील मिल हो रही थी, इसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं होने दी। रेकोडिक में बेड़ागर किया, कारके में बेड़ागर किया, स्टील मिल्स में बेड़ागर किया। मैं आज नई बात बताने चला हूँ आपके हवाले से कौम को। मुझे कभी कभी एहसास होता करना बताऊँ, मैं बता देता हूँ। रेकोडिक वालों ने हमसे रब्ता किया, मैं लॉ डिवीजन में काम करता था, तो 500 मिलियन हमें दे दो, हम ये छोड़ते। उनके वकील आए, उन्होंने में प्रेजेंटेशन दी, हमने कहा बलूचिस्तान गवर्नमेंट को दो, उन्होंने मालिक बलोच ने कैबिनेट को ब्रीफिंग दिलाई, पार्लिमानी असम्बली को अपनी को दिलाई, और यकीन करें किसी की हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला और नैब से डरते थे। कारके वालों ने मुझे कहा 350 मांगते थे और 70-80 मिलियन पे देने पे तैयार थे। न नैब था, सुप्रीम कोर्ट, हम नहीं कर सके। मेरे भाई, पाकिस्तान इतना आसान नहीं है, कोई किसी को हिलने नहीं देता। चार्टर ऑफ पाकिस्तान करें, इकॉनमी का प्राइवेटाइजेशन का करें, ज़राई इस्लाहात, सख्त हामियों छोड़ें। इस्लाम के नाम पे सुप्रीम कोर्ट ने, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इन्होंने कहा इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये तुम 15 लाख तनख्वाह ले तो इस्लाम के हक़ में है, लोगों की बेइज्जती करते हुए बुला के इस्लाम के हक़ में है। ज़राई इस्लाहात करें। रीजनल इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बेपनाह है पाकिस्तान में, हम इनको ख़त्म करें। टैक्स कोई नहीं देता पाकिस्तान में। जिस वकील की 1 करोड़ रुपए तनख्वाह है, टैक्स है, मतलब इनकम है, 1 रुपया भी नहीं देता। इस्लामाबाद, हमारी गवर्नमेंट में ये फैसला हो रहा था कि इनके घर में स्विमिंग पूल है, उन पर टैक्स लगाओ। दैट मीन रिच आए मेरे साथ इस्लामाबाद में चलें, रिटेलर 5 लाख पर डे की सेल है, 1 रुपया नहीं देता, और वो ISI के चीफ और आर्मी चीफ को सबके सामने बैठ के कहता है, ये सबका चेयरमैन ने भी बताया है कि जो करना है कर लो।
मैं टैक्स नहीं देता। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, 350 अरब रुपया था, आप कहते हैं पैसे, हमारी गवर्नमेंट में 750 था। 750 पूरे मुल्क को हम देते थे और 1400 हमने डिक्लेयर डिफेंस को दिया था और 300 छुपा हुआ था। पैसा नहीं है, टैक्स कोई नहीं देता। शोएब साहब कैसे चले आगे? देखें, बैरिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। इंडिया ने 12.5 एकड़ ज़मीन रख दिया पहले दिन आते साथ ही। हमने ज़रा इस्लाहात जो 100 कार्ड हुई थी वो भी अद्दी पचद्दी हुई थी, जो भुट्टो के ज़माने में हुई, वो भी जा कर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये अनिस्लामिक है। माजरत के साथ आप दोनों को थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। ये कोई 12 एकड़ जो है ना, ये कोई ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे हम कौम को लगाते हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग दुनिया में तरक्की का जरिया है, हम उसको भी नहीं फॉलो करते, हम कुछ और ही करने की कोशिश करते हैं। वो अलग फर्क करें कॉर्पोरेट फार्मिंग, उसमें वो अलग चीज़ है। मुझे ये बताएं, एक शख्स जिसको अंग्रेज देकर गया अपनी गुलामी के बदले 80,000 एकड़, हमने उसको आकर के अपना आका बना लिया। उससे पैदावार लेना, पैदावार कितनी देता है? कहाँ आपने स्टेट ने कहाँ लिया? वो सियासतदान भी बन गया, वही मुल्क के फैसले करने वाला है। उसने अपने इलाके में, हम तो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं ना, विक्टिम्स हैं उस लैंडलॉर्ड सिस्टम के। मुझे बताएं, ना वो बच्चे को पढ़ने देता है, ना वो बच्चे को मुजारे को आगे आने देता है, ना ही वहाँ का कोई अदल और इंसाफ का निज़ाम चलने देता है। वहाँ का SHO उसका एक गुलाम की सूरत स्टेटस होता है उसका, किसी की जरूरत नहीं होती है उसके सामने कोई बोल सके। और अगर कोई बहुत शरीफ आदमी होगा तो लेकिन अपनी स्टेट को बरकरार रखने के लिए हर वो हरकत करेगा जो उसको चाहिए। हमने कभी अपने मुल्क के निज़ाम को ठीक करने का सोचा ही नहीं है। हमने ये पहली खराबी है जिससे आगे चल के आज तक हम सफ़र कर रहे हैं। और दूसरी बात मुझे बताएं, असल मसला ये है कि हम सब लोगों की नीयतें दुरुस्त नहीं है, जो हम पढ़े लिखे लोग हैं। आपका ब्यूरोक्रेट है, जाए किसी ऑफिस में हराम है जो कोई काम कर रहा हो ठीक तरीके से, बैठा होगा, गप्पे लगा रहा होगा, साफ बैठा होगा। आप किसी DC ऑफिस में चले जाएं, जब हम जूनियर वकील होते थे, ये मजिस्ट्रेट साहब हमारे भाई रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास केसेस होते थे। हम गए, पता चला कि जनाब वो तो मीटिंग चल रही है जी, फिर पता चला गए हैं, फिर जी मीटिंग चल रही है। कोई हमारा एक वाक़िफ़ आया, मैं एक दिन गया तो अंदर वो जनाब वो क्रिकेट देख रहे हैं। मैंने कहा बाहर इतने दुनिया खड़ी है, वो कह रहे हैं कि मीटिंग चल रही है। कहते हैं छोड़ दो, कह रहे साहब। तो ये तर्ज अमल हमारा सिर्फ यहाँ नहीं है ब्यूरोक्रेसी का, हर वो तबका, हर वो इंस्टीट्यूशन इतना करप्ट भी हो चुका है, इतना नाअहल भी हो चुका है और बेहिस हो चुका है इन लोगों को। और वही हमने अंग्रेजों का निज़ाम रखा हुआ है। मैं तो सबसे पहले कहता हूँ ये CSS का निज़ाम टोटल ख़त्म कर देना चाहिए। स्पेशलाइज्ड फील्ड हो, इंजीनियर चाहिए। लीडर्स खत्म हो गए इस कौम से, रहनुमाई करता है ना लीडर, वो खत्म हो गया। मालिक साहब, गुजारिश ये है, एक तो हम अक्सर जब इस तरह की मुबाहिस से होते हैं ना जी, तो हम जो आइडेंटिफिकेशन है ना उसमें पड़ जाते हैं, और वो इतनी ज़्यादा गंभीर है, इतनी बड़ी है कि उसकी दास्तान हर बंदे के पास बैठे अपनी अपनी। मैं चाहूँगा तो मैं घंटा पूरा आइडेंटिफिकेशन करता रहूँगा, ये हुआ है, अपने पे नहीं डालूँगा, किसी दूसरे पे डाल दूँगा। जो कुछ आज हाल है, मोर और लेस आज से 5 साल पहले भी यही था, मोर और लेस आज से 10 साल पहले। नीचे गिरने की रफ्तार तेज होती जा रही है, लेकिन आज हमारे पास गुंजाइश नहीं है और मजीद नीचे जाने की। गुंजाइशें तारीख में बड़ी खौफनाक होती हैं, सज़ाएं बड़ी खौफनाक होती हैं। हम कह रहे हैं ना जी कि अब वापस आना होगा, अगर हम कोशिश करेंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो ज़िल्लत व ख़ारी में कौमें गिर जाती हैं जी, गिरी हुई हमारे सामने मौजूद है, टूट फूट जाती हैं। सो हमें सबक सीखने की ज़रूरत है। मतलब साहब, पहली बात यह है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अभी मेरे भाई ने आपको बयान किया, सारा कुछ हम नहीं बयान कर सकते। लोग समझते हैं कि सियासी हुकूमतें कुछ नहीं करती, कर नहीं सकते। सियासी हुकूमतें बहुत कुछ करना चाहती हैं। ये नहीं है कि हम में गलतियां नहीं है, लेकिन बहुत सारे हाथ बंधे होते हैं। एक है कि जी आपने हाथ बंधे थे तो क्यों किया, ना करते। अगर आप ना करते तो पाकिस्तान और बर्बाद होता। सिर्फ ये नहीं है ना, सियासत आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, डायलॉग नहीं है, खाली यहाँ बैठ के बातें करना नहीं है। लेकिन दूसरा ये है कि ब्यूरोक्रेसी है। हत्तुल इम्कान जो भी निज़ाम चल रहा है, आपका थानेदार बड़ा बुरा है, लेकिन आज अगर सिक्योरिटी थोड़ी बहुत चल रही है तो उसी की वजह से है ना। आप जाते हैं तो आपके ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं है। थोड़ा करता होगा, कोई ज़्यादा करता होगा, कोई बड़े नेक नाम भी हैं, बड़े अच्छे लोग भी हैं, खराब भी हैं। ना 100% खराब है, ना 100% सही है। तो सब ये एंड ब्लॉक ना कंडेम करते, बड़े बड़े कमाल के लोग भी हैं। और आज के इस दौर में भी फ़कीरों की तरह रहने वाले भी हैं जो बिल्कुल गलतियां नहीं करते, लेकिन उनको सजाएं मिलती हैं।
अब मलिक साहब सवाल यह है कि क्या किया जाए। मेरी दानिश में अगर हमारा ये ख्याल होना कि हुक्मरान खुद ही ठीक हो जाएंगे, अचानक हमारा ख्याल हो कि फ़ौजी ठीक हो जाएंगे, जज ठीक हो जाएंगे, ब्यूरोक्रेट ठीक हो जाएंगे, कारोबारी अचानक टैक्स देना लग जाएंगे, यानी मॉरली हम आस्ता आस्ता खुद ठीक हो जाएंगे, तो दुनिया में मॉरली कभी कौमें इस तरह ठीक नहीं हुई। उनको किया जाता है, निज़ाम में बांधा जाता है, जिस तरह जानवरों को सधाया जाता है और उन पर सवारियाँ करके उनसे काम लिया जाता है, इंसानों को भी इस तरह आइन, कानून, असलूब और अपने जो हैं आदाब ज़ाब्ते उनके तहत बांधा जाता है। हमें ये देखना होगा, मसलन पाकिस्तान में अगर दुनिया की कामयाब कौमों की अलामत है तो एक बड़ी बड़ी अलामत यह है कि वो सुबह उठती है और शाम को जल्द सोती है। कोई कौम मुझे बता दे सिवाय अरबों के, कोई कौम ऐसी नहीं है जो 12 बजे सो के उठे, 1 बजे दुकान खोले, कारोबार खोले, रात को 12-1 बजे तक काम करे और वो कामयाब हो। दुनिया की कोई कौम, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं भी हमें ये नहीं कर पा रहे। हमारा काम था पहले हम ऐसे ही करते थे, आज नहीं कर रहे। आपको डिसिप्लिन लाना होगा। ये सिर्फ आपकी बचत बिजली की नहीं करेगा, पैसों की नहीं करेगा, इससे आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आना शुरू होगा। हुकूमत के लिए मलिक साहब मैं फिर कहूँगा, उस्ताद का भी काम है, मुबल्लिग़ का भी काम है, आप भी कर रहे हैं, आपका भी काम है, हमारा भी काम है। अलमिया ये है कि हम डरे हुए हैं सारे। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने सच्ची बातें की लोग मुझे वोट नहीं देंगे। वो नहीं देते तो यार मैं क्या ज़मीन से नीचे उतर जाऊंगा? जिंदा तो मैं हूँ। सो कुछ लोग ऐसे हैं, काजी फायदी साहब ने आज कुछ आज आवाज़ें उठाई है ना, तो इस तरह की आवाज़ें उठनी चाहिए। मैं सर मलिक साहब मैं उससे रिलेटेड आपको मलिक साहब मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँ कि हमें सबको ये देखना होगा, कुछ फैसले हुक्मरान ने करने हैं और मेजॉरिटी फैसले तो ऑलरेडी हुए पड़े हैं, कानून बने पड़े हैं, उन पे अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के लोगों ने खड़ा होना है। सर एक डिसिप्लिन किस्म का ना, आपको ऑर्गेनाइज किस्म का ऑर्डर, जो सिविल ऑर्डर है, उसके ऊपर स्टेट को डिसीजन लेके तो खड़ा होना पड़ेगा। तय करना है ना, अगर रोज लम्बे पड़ जाना है कि शटर नीचे हो जाएंगे तो फलाना काम हो जाएगा, तो फिर कौम आगे नहीं जा सकती। वो है ना, वो है इम्प्लीमेंटेशन। एक है प्रिंसिपल डिसीजन, आइन पे चलना है, एक दो प्रिंसिपल, जमहूरियत चलानी है तो फिर उसको चलने। जमहूरियत को जमहूरी तरीकों से चलाएंगे। जो अभी मैंने बयान सुना था, मैंने कहा ना, ठीक है, बहुत दुख हुआ। आप लोगों को इससे डिस्टेंस करना चाहिए। सर मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल दुरुस्त है। पहले मैशत बचा लो, फिर इलेक्शन। भाई मैशत बचानी है तो व्हाई वी नीड यू। मैशत किससे बेहतर होगी, कैसे होगी? नहीं तो फिर आप लोगों की जरूरत नहीं है। अगर वो बचा सकते हैं तो फिर वही बचाएं, फिर आप लोगों की जरूरत नहीं है। इस तरह नहीं है। एक मैं ख्वाजा आसिफ का आपको बयान सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आज वो अनहोली अलायंस का हम जिक्र कर रहे हैं, तो अनहोली अलायंस बहुत सारे हैं पाकिस्तान में। ख्वाजा आसिफ का बयान सुनाइएगा, फिर उसकी वजाहत भी करते हैं। चौधरी आसिफ इकबाल साहब ने फरमाया कि जनरल फैज साहब ने कहा जी कि ये उनकी डिमांड है, यानी TLP वालों की डिमांड है। ये बात मैं सही कह रहा हूँ ना कि मैं जामन बनूँ, तो उसके बगैर ये मुआहदा नहीं हो सके। तो जिन्होंने बैठाया हुआ था उन्होंने फिर जामन भी तो उन्होंने बनना था। ख्वाजा आसिफ ये जो फैज़ाबाद धरना था उसके ऊपर कह रहे हैं कि जिन्होंने बिठाया हुआ था उन्होंने ही जामिन बनना था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने उसी के ऊपर जो ऑर्डर दिया था, उसी की पादाश में इनको रगड़ा, इनकी फैमिली को रगड़ा लगा था। अब 2 धरने हैं पाकिस्तान की तारीख में जो रीसेंट, मैं बाकियों की मिसाल नहीं देता, एक डी चौक का धरना और एक फैज़ाबाद का धरना। दोनों के पीछे हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर तरीन एजेंसी के ताकतवर तरीन लोग थे, और उस वक्त की हुकूमतें वो भीगी बिल्ली बनी हुई थी, चूँ चुरा भी नहीं कर सकी, नाम भी नहीं ले सकी, कह भी नहीं सकी। तो ये सूरत हाल आप लोगों की है। बिल्कुल। आज भी कहते हुए यूं यूं करके निकलते हैं। नवाज शरीफ ने एक बयान दिया है, उसके बाद यूं घूम के 360 डिग्री से वापस गए। वो क्यों करते हैं? देखिए, मैं तुर्की में गया तो उनका जो मिनिस्टर था ना, उसने मुझे ये बात समझाई। मतलब देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक तरह से सर उठाया, काट दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो डिटेल में मत जाए, मेरी ज़ाती ख्याल ये है कि उसको भी हटा दिया गया। नवाज शरीफ को पता नहीं 3 दफ़ा हटा दिया गया, और कितनों के साथ ये सलूक हुआ। हम अपने सियासतदानों से गालिबन वो कुछ मांग रहे हैं जो गालिबन आम तौर पर इंसानों में नहीं होता। पहली सदी में करबला में थोड़े ही हुसैन के साथ खड़े हुए थे। ये वो हशर करते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो गिरफ़्तार होते हैं ना, उनके वकीलों के पास पैसे नहीं होते, उनकी इकॉनमी बिठा देते हैं। फिर भी हम कहते हैं कि सियासतदान, मैं अभी भी कहता हूँ कि दे शुड राइज टू द ओकेजन, दे हैव डिसाइडेड टू लीड द नेशन, दे शुड पार्टियों का इलेक्शन कराएं।
कोई एक पार्टी का लीडर मुंतखब नहीं है। मतलब जमात इस्लामी बेहतर है, आप नहीं, बहुत बेहतर है। मैं आगे बढ़ जाए, मैं हम इलेक्शन कराएं, हम ख़वातीन को जगह दें, हम यूथ को जगह दें, हम अपने ख़ानदानों से आगे, मैं तो कहता हूँ हम निकलें और पार्टियों के दफ्तर बनाएं, उनकी पॉलिसी साज थिंक टैंक हों, उनका काडर हो। आप कभी नहीं करेंगे। नहीं, उसकी वजह ये खौफ होता है कि मेरे घर से बाहर आके कोई दूसरा ना बन जाए। एक वजह ये है, कोई जफरुल्लाह के पीएमएलएन का सरबराह ना बन जाए, कमरमान पार्टी का सरबराह ना बन जाए, ये खौफ खाया जाता है। और वजह भी है, वजह ये है, ईमानदारी की बात ये है, मैं 13 से लेकर 18 तक गवर्नमेंट का हिस्सा था, दोनों धर्म में मैंने देखे हैं। ईमानदारी की बात है कि 70 से 80% एनर्जी पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी जान बचाने में लग जाती है, अपनी कुर्सी पक्की रखने नहीं, जान एक स्टेटमेंट सुना के शोएब साहब आपसे जवाब लेता हूँ। शाहिद खाकान का एक बयान है जो अभी बातें जफरुल्लाह साहब ने की, मैं वो आपको दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि हम ख़ानदान से बाहर निकलना ही नहीं देना चाहते। बाप, बाप के बाद बेटा, बेटी, बहू, दामाद, उसके बाहर नहीं निकलती। शाहिद खाकान का बयान दिखाएगा। देखिए, मैं किसी के नीचे काम करने वाली बात नहीं है। सियासत का एक तरीका होता है, सियासत में जब एक जनरेशनल चेंज आ जाए, हम मियां नवाज शरीफ के साथी हैं, जब वो पार्टी के लीडर ना हो या एक्टिव ना हो तो फिर कम से कम मेरे लिए किसी और के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। वो ना उस शख्स के लिए बेहतर होता है, ना मेरे लिए अच्छा होता है। तो शोएब साहब, जमहूरियत शूरियत कोई नहीं है हमारे अंदर, बस ऐसी बातें हैं, कहानियाँ बनी हैं। ये आपने जो जमात इस्लामी वाली बात की, देखें जो उनका एक दफ़ा अमीर बनता है ना, उनका बेटा कभी आज तक अमीर नहीं बना। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, वो मैं पीटीआई की बात तो इसलिए नहीं करता कि इसलिए कि उनका एक ही वही लीडर था, फाउंडर लीडर है, वो अभी तक है, अल्लाह उसको ज़िंदगी रखे। उसके बाद क्या होगा वो बात की बात है, अभी तक उनका कुछ जानशीन ऐसा सच रिश्तेदार सामने नहीं आया। लेकिन आप मौलवियों की जमातें देख लें, मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती महमूद, उसके नीचे इमरान खान क्या एक जमहूरी तरीके से पार्टी के सदर मुंतखब हो सके? दी ओनली वन, इसलिए कि जमहूरी तरीके से मुंतखब हो सके? बिल्कुल हो सकते हैं, नहीं हुए। देखें उनके अलावा भाई उन्होंने वही तरीका अपनाया जो नवाज शरीफ ने अपनाया। ठीक है, खुदा का खौफ खाए। उस इमरान खान को जिसको कोई चैलेंज नहीं था, उसने भी हिम्मत नहीं की कि पार्टी इलेक्शन कराने चाहिए। इन्होंने पहले कराए, नहीं करवाए, निचली लेवल पे भी कराए, हर जगह पे कराए। ये इस कदर खौफ है, इस कदर ये कुर्सी अपनी पे कब्जा रखने का शौक है। नहीं, इमरान खान को शौक नहीं है, नहीं जाने सच। इसलिए मैं एक बात बता रहा हूँ, पीटीआई में लीडर जो होते हैं ना, वो कभी बड़े लीडर नहीं बन सकते। जमहूरी तरीके से पार्टी के सदर मुंतखब हो जाए चाहिए, उनकी ताकत बढ़ जाएगी, उनके पीछे कौम खड़ी होगी। मैं कहता हूँ होना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में। ये जो बादशाहत का निज़ाम है वो ख़त्म होना चाहिए, यूथ को आगे आने का मौका होना चाहिए, ख़वातीन को चाहिए वाली चीज़ कभी होती नहीं। लेकिन देखें, मैं ये कहता हूँ ये वो ख्वाहिशें हैं जो बस आप पालने दिल में होंगी नहीं। देखें ऑर्गेनाइज्ड जमहूरियत को ऑर्गेनाइज करना है, जमहूरियत को, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उससे ज्यादा बुरी बात है ये विरासतनामे, सारी ये विरासतनामों पे चल रही है तो पार्टियां फिर नहीं चलती। देखिए, गुजारिश है, पहली बात तो नदीम, हमारे मुल्क में ना ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। हम उस रीजन में रहते हैं जहाँ पे लोग अफराद के उनको पसंद करते हैं, उनके पीछे चलते हैं। इमरान खान साहब की मिसाल दी जाती है, इसी तरह बाकी जमातों की लीडरशिप को लोग मानते हैं। हमने पार्टी स्ट्रक्चर खड़े ही नहीं होने दिए। हमारे रियासती इदारों के जो स्ट्रक्चर थे हमने वो बर्बाद कर दिए हैं। अगर वो बर्बाद हुए तो यहाँ भी। और दूसरा, कोई सियासी लीडरशिप क्यों ये करे, दीगर इदारों की लीडरशिप क्यों अपने इख्तियार से रडर करे। मैं हमेशा क्यों कहता हूँ, दुनिया भर में सिर्फ एक तरीका बना है, सिर्फ एक, और वो है अवाम की राय, अवामी दबाव। एक लाइन कहनी है, देखिए एक लाइन सिर्फ। ये भी मिथ है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सर हम जिस रीजन में रहते हैं वहां पे लोग अफराद की, ये भी मैं कहता हूँ हमारे लीडर इसके बावजूद भी अगर आप अपने दुखों का बदावा करेंगे तो आप आगे जा सकते हैं। लोग कमरजमान कह रहे हैं, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।